पिछले वाले क्लास में हम लोग केवल इसी विषय पर अपना समझदारी थोड़ा सा इतिहास के प्रति विकसित किए थे कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। तो हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। हमने कहा था कि राष्ट्र के प्रति जो आपका सदाचार प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो आपका निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति जो आपका समर्पण है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा किया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आखिर हमें उसे ज़रूरत क्यों पड़ा। तो एक पॉइंट हमारे सामने आया था अंग्रेज़ों का शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के कारण। अंग्रेज़ों के शोषणकारी और दमनकारी नीति में हम लोगों ने बातचीत किया था कि किस तरह से अंग्रेज हमारे प्रति आर्थिक शोषण किया था, सामाजिक और धार्मिक शोषण किया था, और धीरे धीरे कैसे भारतीयों को वो खोखला बनाते जा रहा था। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके जस्ट पहले एक पॉइंट पर और हम लोग चर्चा किए थे औद्योगिक क्रांति के बारे में। हमने बोला था कि उद्योग की क्रांति का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का काम जब जो है मशीन करना चालू कर दे, है ना, तो वहाँ पर एक क्रांति आता है जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। हमने बहुत सारा उदाहरण दिया था कि 50 आदमी का समूह जहाँ पर किसी काम को करता था, अगर एक मशीन आकर के उस 50 आदमी के बराबर काम को कर रहा है, इससे एक फ़ायदा तो होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन बेरोजगारी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों का रोजगार छीन जाएगा। इस तरह से हमने कई सारे उदाहरण दिया था कि अगर हमारे देश में कहीं पर फैक्ट्री लगा तो उस क्षेत्र के सभी लोग वहाँ से आकर के सामान को खरीदना भी चालू कर दिए और उसको बाज़ारों में बेचना भी चालू कर दिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है औद्योगिक क्रांति जब हमारे पास आया तो उत्पादन तो बढ़ गया हमारा, लेकिन उसका सेल भी होना ज़रूरी था। और हमने कहा था कि बाज़ार में सेल करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोग वहाँ पर पहुँचने लगे और इस तरह से औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। लेकिन इसके पीछे कारण था राष्ट्रवाद। आखिर हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे सामाजिक अवधारणा के साथ, हमारे सामाजिक धारणा के साथ, हमारे धार्मिक धारणा के साथ हमारा आर्थिक रूप से शोषण किया गया। आर्थिक रूप से शोषण के कई सारे तरीकों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे हमने कहा था कि आर्थिक शोषण के क्रम में अंग्रेजों ने हमारे साथ में एक बंदोबस्ती चलाई थी, एक तरह की नीति चलाई थी जिसको हम लोग नाम दिए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद है, जिसमें मालिकाना हक किसके पास हुआ करता था, किसान के पास में हुआ करता था, है ना। और रैयत जो है अंग्रेज वो डायरेक्ट किससे वसूलता था, किसान से वसूलता था। तुमको बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, टैक्स हमको चाहिए तो चाहिए, है ना। इसके लिए एक साहूकार शब्द का भी प्रयोग हम लोगों ने किया था कि गांव में एक साहूकार हुआ करता था जो अंग्रेज का ही आदमी हुआ करता था। अगर आपके पास में टैक्सेस के पैसे नहीं हैं तो उस साहूकार से जा कर के कर्ज उठाइए, और वो कर्ज दिन दुना रात चौगुना बढ़ता था। अब जैसे जैसे कर्ज ज़्यादा हो जाता था तो किसान अपने खेत को अंग्रेजों के नाम कर दिया करता था। इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया गया था, इनाम आयोग। याद है आप लोग को, मुंबई में, जिसमें किसान जो है वो अपना खेत अंग्रेज को दे देते थे। उनके ऊपर कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो कर्ज को ख़त्म करने के मूड में नहीं हुआ करते थे, या फिर यूं कहे तो उनके पास में वो व्यवस्था नहीं हो पाता था। रैयतवाड़ी नाम दिए थे। उसके बाद एक और व्यवस्था आया, महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था हमने कहा कि पूरे गांव से टैक्स लेना चालू किया, है ना, कि ये फलाना गांव महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत में आ गया। इस मतलब इस गांव में जितने भी किसान हैं जो खेती करेंगे वो सब लोग टैक्स पे करेंगे, किसको, अंग्रेज को। उसके बाद एक और व्यवस्था आया हमारे पास, जमींदारी व्यवस्था। आपको बताए थे अस्थाई बंदोबस्त उसका दूसरा नाम है। उसमें भी हमने देखा था कि गांव का एक आदमी को जो है उसमें संलग्न किया गया, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा ये नीति चलाया गया कि 10/11 भाग हमको देना है और 1/11 भाग तुम लो, यानी कि 11 भाग में 10 हिस्सा हमारा होना चाहिए और 11 में 1 हिस्सा तुम्हारा होगा। यानी कि तुम जितना ज़्यादा टैक्स वसूली करोगे इस किसान से उतना ही ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। इन सारे बातों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इस तरह से हमारा भारत में स्थिति बहुत भयावह हो गया और धीरे धीरे टैक्स पे करने के कारण किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे थे। उसके बाद हमने बताया था कि ये व्यवस्था
मतलब महलवारी, जमींदारी, इन सब व्यवस्थाओं के अलावा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस भी लादे हुए थे। जैसे हमने आपको बताया था, हर एक टैक्स के बारे में चर्चा किया था। सलामी टैक्स के बारे में बताया था, बपही पुतही टैक्स के बारे में बताया गया था, है ना। कोल्हू पेराई टैक्स के बारे में बताए थे, है ना। उसके बाद में अगर कोई बाप जो है अपने विधवा बेटी का शादी करता है उस पर टैक्स लगाया गया था। सिंचाई टैक्स था, विवाह टैक्स था कि अगर अंग्रेज के किसी बेटा का शादी हो रहा है उसमें पैसा की कमी है तो कौन टैक्स देगा? किसान देगा। तमाम तरह के टैक्सेस जो है किसानों के ऊपर लागू किया गया था। इस तरह से धीरे धीरे हमारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया और हम भारतीय धीरे धीरे इकोनॉमिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे, है ना। उसके बाद फिर धार्मिक शोषण भी किया गया। हमने आपको चर्चा किया था कि धार्मिक शोषण में कुछ इस प्रकार हुआ कि भाई जो सेना में जो है पादरी की बहाली करना चालू हो गया। 60:1 का रेशियो था, आपको बताए थे कि 60 जहां भारतीय सेना रहता हो वहां पर एक पादरी का बहाली किया गया। और ऐसा अंग्रेजों का सोच था कि उन सभी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए और उन पादरियों को सेना में भर्ती करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था अंग्रेज का कि हम इसको क्यों बहाल कर रहे हैं, क्योंकि यह सेना में घुस करके सेना को मोटिवेट करेगा और ईसाई में इसको परिवर्तित करेगा। हमने बताया था कि वहाँ पर प्रमोशन का भी लालच दिया गया। भारतीय जो पहले होते थे अंग्रेज के ज़माने में, अगर उनकी पुलिस में नौकरी होती थी तो कांस्टेबल से ऊंचा पद उसको नहीं दिया जाता था। वहाँ पर क्या हुआ? प्रमोशन का लालच दिया गया। कहा गया कि अगर तुम ईसाई धर्म को अपना लेते हो तो हम तुम्हें क्या देंगे? प्रमोशन देंगे, हम तुम्हें पदोन्नति देंगे, तुमको कर्नल बना देंगे, मेजर बना देंगे, जनरल बना देंगे। अलग अलग तरह के तमाम तरह के पद को घोषित किया गया। आगे आ जाओ बाबू, आगे, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सब सिस्टम चलता रहा, जिसके कारण हमारा धार्मिक शोषण भी हुआ। उसी बीच में एंट्री हुआ किसका? हमने आपको बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। उन्होंने कहा, गांव-गांव में जाकर लोगों को यह बातें समझाया कि हम भारतीयों का धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक रूप से शोषण हो रहा है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने एक वाक्य बोला था जो आप लोग को याद होगा, उस दिन भी हम बोले थे कि वेदों की ओर लौटो। जब अंग्रेज ने देखा कि यह व्यक्ति जो है जा जाकर गांव-गांव में कह रहा है कि धार्मिक शोषण गलत है, तब उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने एक प्रकार का और अधिनियम लागू कर दिया हमारे ऊपर, लेक्स लॉकी अधिनियम, जिसमें ऐसा कहा गया कि अगर किसी का बेटा है और उसका बाप का जमीन है तो क्या होता था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा ईसाई धर्म परिवर्तित कर लिया है, अपने धर्म से उस धर्म में जा रहा है, तो उसको अपने जमीन में से कोई हिस्सा मत दो। इस तरह उन्होंने सोचा कि रुक जाएगा ये धार्मिक परिवर्तन जो हो रहा है, लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ। लेक्स लॉकी अधिनियम आने के बाद में अंग्रेजों ने सीधा फरमान जारी किया कि भाई आपका जो जमीन है उससे आप अपने बेटा को बेदखल नहीं कर सकते हैं। लेक्स लॉकी अधिनियम के अनुसार में 1850 में ये बातें लागू की गई। इस तरह से हम लोगों ने पूरी बात पर चर्चा किया था कि किस तरह से हमारा धार्मिक शोषण भी हुआ, हमारा आर्थिक शोषण भी हुआ। ठीक है बात। अब देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि भाई ये धार्मिक शोषण, आर्थिक शोषण, अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक इसी मुद्दा पर है कि भाई भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या थे, आखिर रीजन कौन कौन था जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्यों ऐसा लोगों को लगा कि हमें राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहिए, क्यों लोगों को लगा कि हमें राष्ट्र के प्रति अपना प्यार, अपनी निष्ठा, अपनी सहानुभूति दिखानी चाहिए, क्यों जरूरी पड़ गया। तो देखिए, ये आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण तो किया ही किया। आपको बताते चले, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सब तरह से अंग्रेजों ने अब हमारे ऊपर क्या करने लगा? शोषण करने लगा। और ये काम कब हुआ? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मतलब उत्तरार्ध का मतलब होता है, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1800 से लेकर के अब 1900 तक की जो कहानी हम आपको बताएंगे ये सब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत में आएगा। लेकिन उत्तरार्ध शब्द का मतलब क्या होता है? उसका आधा भाग, यानी कि 1800 से 1900 के बीच का भाग हमारा कौन हो गया? 1850। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1850 की बाद की कहानी, अर्थात
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1850 के बाद। 1850 के बाद हमारे ऊपर क्या किया गया? ब्रिटेन के द्वारा अलग अलग नीतियों के द्वारा हमें परेशान किया गया। हमारे ऊपर आर्थिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ, धार्मिक शोषण हुआ, राजनीतिक शोषण भी हुआ कि भाई जहां पर 10 आदमी, अगर एक गांव में कोई प्रमुख बन रहा है तो वो प्रमुख हमारा ही होगा, हमारा आदमी होगा। तुम्हारे मोहल्ला में अगर कोई वार्ड पार्षद बन रहा है तो वह व्यक्ति भी हमारा ही होगा। यह राजनीतिक शोषण ही तो है। मतलब ये कि भाई अगर आप 100 लोगों का एक समूह है, अगर उसमें हम किसी को हेड बना रहे, जैसे हमारे गांव में आजकल होता है ना, वार्ड का एक हेड होता है, वार्ड सदस्य है ना, पूरे पंचायत का एक हेड होता है, मुखिया है ना। तो उस तरह से क्या किया है कि जब मुखिया बनता था, वार्ड पार्षद बनता था, मतलब हेड जो होता था उस 100 लोगों के बीच का, तो वो कौन हुआ करता था? वो अंग्रेज का ही आदमी हुआ करता था। इस तरह से हमारा राजनीतिक शोषण भी हुआ। धार्मिक और आर्थिक के बारे में तो हम आपको बहुत चर्चा इसके पहले वाला क्लास में कर ही दिए हैं। अब इसके बीच में एक पॉइंट हम लेकर के आते हैं, 1857 की घटना, 1857 की क्रांति। इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना होगा, पढ़ा होगा। और ये 1857 की घटना जो है ये 1850 के बाद ही घटना है ना। अरे भाई 1850 की कहानी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो 1857 तो इसी काल में हुआ होगा, यानी 50 के बाद 1857 की क्रांति। तो हमारे देश में 1857 की क्रांति जब हुई तो यह 1857 की क्रांति जो है यह हमारे देश में असफल रहा, यह सफल नहीं हुआ है ना। अब नहीं होने के पीछे कारण क्या था? अब नहीं होने के पीछे कारण क्या था? तो नहीं होने के पीछे कारण ये था कि हमारे देश में अभी लोगों में एकजुटता नहीं थी। मतलब एक दूसरे से लोग जुड़े हुए नहीं थे, संगठित नहीं थे, विखंडित थे लोग। इसीलिए 1857 की क्रांति में हमें क्या हुआ? असफलता हाथ लगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 1857 की क्रांति में हम भले असफल हुए, लेकिन लोग अब 1857 की क्रांति के जब हम बात करेंगे तो ये पूरा राजस्थान का इलाका, बिहार का इलाका, यूपी का इलाका और कुछ थोड़ा सा असम का इलाका, इन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहा। इसी क्षेत्र में 1857 की क्रांति थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी रूप से बना रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें 1857 की क्रांति में असफलता हुई। अब टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है, उसमें अलग पढ़ेंगे कि हम मंगल पांडे का क्या सीन था, चर्बी वाले कारतूस का क्या सीन था, वो सब अलग मुद्दा है। हम लोग अभी क्या पढ़े? भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के समझाने के क्रम में इस पॉइंट को हम लेकर के अभी हम लोग 1857 की क्रांति को नहीं पढ़े। जब 1857 की क्रांति हुआ, इन क्षेत्रों में काफी मतलब उत्साह के साथ में लोगों ने ब्रिटेन का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया, और उसके साथ साथ में फिर भी हमको असफलता हाथ लगा। असफलता हाथ लगने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि भारत के लोग अभी संगठित नहीं थे। लेकिन भले हमको 1857 की क्रांति में हमें हार मिला, 1857 की क्रांति में भले हम असफल रह गए, लेकिन एक बात जो था, जो भारतीयों के मन में था अंग्रेजों के प्रति डर, वह डर खत्म हो गया। क्योंकि बात यह है कि 1857 क्रांति हमारे लिए भले असफल रहा, लेकिन 1857 की क्रांति अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अब भारतीयों को इतना समझ में आ गया था कि जो हम लोग पहले सोचते थे कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतने छोटे से क्रांति से जब हम इसके नाक में दम कर दिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब भले 1857 की क्रांति में भारतीय असफल रहे, लेकिन एक बात का अनुमान उनको हो गया कि हम इनको हरा सकते हैं, भगा सकते हैं, और जो ये गुलाम हम लोग को बना करके रखे हुए हैं, इस गुलामी के जंजीर को हम तोड़ भी सकते हैं। इतना दिमाग में बैठ गया भारतीय को, और ये जरूरी था। क्योंकि किसी चीज, किसी काम को करने के लिए पहले आप में गट्स को जुटाना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप लोग परीक्षा भी देने वाले हैं, आपके दिमाग में होगा बहुत भारी होता है, बहुत हार्ड होता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले इस बात पर प्रतिबद्ध होइए कि हम निकाल लेंगे, उसके बाद ही यह चीजें आपके लिए आसान लगेगा।
अगर आप ऐसा सोचिएगा कि बहुत हार्ड है तो कभी नहीं निकलेगा। पहला बात, सेम कंडीशन यहाँ पर था। भारतीय लोग जो थे, इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा इतना ज्यादा अत्याचार किया गया कि भारतीय जो है वो भूल गए थे कि हम कभी ब्रिटिश को हम भारत से भगा भी सकते हैं। वो लोग के दिमाग में बात आता भी नहीं था। लेकिन जब 1857 की क्रांति जब हुआ और जब पानी पानी कर दिया अंग्रेज को, तब भारत भले असफल रहा, इंडियंस भले असफल रहे, वो क्रांति सफल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज दिमाग में बैठ गया कि हाँ, कुछ तो कर सकते हैं। जब इस क्रांति से अंग्रेजों के नाक में हम दम कर सकते हैं, तो इससे अगर बड़ा हम अगर कुछ कर दे तो ये कन्फर्म है कि इसकी गुलामी के जंजीर को हम तोड़ सकते हैं। अगर भारतीय एकत्रित हो जाए तब, अगर भारतीय संगठित हो जाए तब लोगों ने यह सोचा कि अगर हम संगठित हो जाते हैं, अगर हम एकत्रित हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है, अंग्रेज का पराजय कभी न कभी तय है। बात समझ में आ रहा है? और यह बात का अनुभव उसको कहाँ से हुआ? 1857 की क्रांति से। भले वो असफल रहा, लेकिन इतना बात दिमाग में उसे बैठ गया। किसको? इंडियंस को। ये हो गया भाई हमारा पहला घटना, ठीक है ना। अब तो इतना दिमाग में लोगों को बैठ गया कि भैया ये कोई चीज नहीं है, गाजर मूली है, कभी काट के फेंक देंगे, है ना। उसको ऐसा लगा कि हम इसके नाक में दम कर दिए थे, परेशान हो गया था। अब ए से बड़का अगर कोनो क्रांति किया जाए, अगर हम संगठित रहे, एकत्रित रहे, तब लोगों के दिमाग में एक चीज बैठा कि हमको संगठित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया एक कहानी 1857। इससे हम आपको समझाने का प्रयास यह किए हैं कि इससे हम भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, और आप समझ भी गए कि हम भारतीयों पर 1857 की क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि दिमाग में यह घुस गया कि हम उसको हरा सकते हैं अगर हम संगठित रहेंगे तब। एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं, एक और कहानी हम आपको ये सुनाते हैं कि एक शब्द हमारे पास में हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, है ना। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। अच्छा, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय आखिर वो कौन लोग थे? तो मानकर चलिए कि वो भारतीय मध्यम वर्ग वाले भारतीय थे। मध्यम वर्ग वाले भारतीय, इनको भी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय की श्रेणी में रखा गया। उसके साथ साथ में हम बात करें तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो थे वो भी किस में आते थे? तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय के श्रेणी में। तब मैं आपको सरल भाषा में सिखाता हूँ। देखिए, अब भले हमारा देश आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, हम भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था, धार्मिक रूप से शोषण किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेज के जमाने में हम भारत के सभी लोग गरीब ही थे। नहीं, कोई लोग ऐसे थे जो अच्छे खासे, जिनके पास में पैसा था, जमीन जायदाद था। अब भले वो अंग्रेज का चमचइये करके हो, लेकिन था। अब जिसके पास में पैसा रहेगा तो अपने बेटा बेटी को तो बाहर पढ़ाने के लिए भेजेगा। आप सभी को पता है कि उस समय हमारे भारत में हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार नहीं था। उच्च शिक्षा अपने बच्चों को अपने देश में हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस तरह का विश्वविद्यालय कॉलेज हमारे पास में नहीं हुआ करता था। तब क्या होता था कि जब ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, मतलब वही मध्यम वर्ग वाले कुछ लोग और जो बुद्धिजीवी वर्ग वाले कुछ लोग थे, उनके पास में कुछ पैसा हुआ करता था। हालांकि थे अंग्रेजे के ज़माने में, लेकिन ये भारतीय थे, इंडियंस थे। तो इन लोगों ने क्या किया? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा। पैसा था उनके पास में, है ना। अब पैसा था उनके पास में तो वो अपने बच्चों को कहा। अब आज के डेट में भी आप अपने गाँव में जाकर देखें, कोई ऐसा गाँव है जो बहुत गरीब है, लेकिन उसी गाँव में 2-3 गो आदमी बहुत धनी है कि नहीं है? कोई ऐसा गांव है जहां पर केवल झोपड़पट्टी आपको मिलेगा, लेकिन उसी गांव में 2-3 गो घर ऐसा मिलेगा जो महान बिल्डिंग बना हुआ है। तो अपने बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? नहीं, बाहर भेजेगा। अब भले वो गांव जो है वो गरीब से जूझ रहा है, लेकिन उसमें 2-3 आदमी है जिसके पास में पैसा है। उसी तरह के लोग हुआ करते थे। ये कौन? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, है ना। अब ये लोग क्या किए? अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए कहाँ भेजे? विदेश। अब ये लोग पढ़ने के लिए जब विदेश भेजे अपने बेटा बेटी को, तब इसका बेटा बेटी सब, इसका नन्हा मुन्ना जो बच्चा सब था, वो सब अब जो है पढ़ करके अपने वतन भारत लौटा।
स्वाभाविक सी बात है। शिक्षित में और अशिक्षित में अंतर यही होता है कि अशिक्षित व्यक्ति जो है वो तर्क से किसी बात पर विचार नहीं कर पाते हैं और शिक्षित व्यक्ति किसी बात पर तर्क से विचार कर पाते हैं, है ना। कि इसके पीछे का कारण क्या, रीजन क्या। जब अभी कुछ दिन पहले भारत बंद का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभी 10 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, 21 तारीख को भारत बंद की कहानी आपके सामने आया था। उस जुलूस में जाने वाले जो लोग थे, जो रोड पर टायर ट्यूब जला रहे थे, अगर उनसे जाकर पूछिए तो उसमें 100 आदमी जाकर के अगर टायर ट्यूब जला रहा है तो 90 आदमी को यह पता नहीं है कि हम काहे जला रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। 90 आदमी को इसी बात का पता नहीं है कि हम यह काम क्यों कर रहे हैं। बड़ा अचंभव वाला बात है, समझिएगा हमारे बात को। अब सवाल यह है कि 90 आदमी को यह पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। वो किसी के कहने पर आया है, उसको कोई मोटिवेट किया है कि चलो ना तो अधिकार खत्म हो जाएगा, लड़का फैका के नौकरी लागल मुश्किल हो जाएगी, जो आरक्षण रलक है वो सब खत्म हो गए, है ना। हालांकि ऐसा कोई बात था नहीं, लेकिन अब 90 लोग आकर के वहां पर 100 लोग आकर के धरना दे रहे हैं जिसमें 90 लोग को यह बात पता नहीं है, लेकिन उसी में जो 10 गो लोग है ओकरा बात पता है। अब उसमें जो 10 गो लोग है उसको बात पता है, लेकिन हाँ वो 10 गो जगह ये बात पता है वो टायर ट्यूब जहां जल रहा है वो जगह नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा ना। वह वहां पर नहीं मिलेगा, वो कहीं पर सही और सटीक स्थान देखकर खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा, लेकिन उसको लॉजिक की जानकारी है। और अधिकांशतः जिनके पास में लॉजिकल जानकारी हो वो इस तरह के मुद्दा में पड़ते ही नहीं। हमारे बात को आप समझ पा रहे हैं। मतलब बात ये है कि ये 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो तर्क के अनुसार बातों को सोच रहे हैं कि सरकार जो बदलाव आरक्षण के सिस्टम में कर रहा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब कर रहा है, मतलब ठीक ही तो है। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है इस रैली में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये तर्क को समझ रहे हैं कि भाई लॉजिक क्या है तो हम काहे जाए। लेकिन जो नहीं समझने वाला वो झंडा उठा के एकदम खड़ा है ना। अब समझिए इस बात को। सेम कंडीशन यहाँ पर था। कंडीशन ये था कि ये लोग तो भैया, अब देखो जो लोग विदेश भेजे थे उनके भले माता पिता, इनके माता पिता जो ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, इनके पास में पैसा तो था लेकिन शिक्षा का अभाव था। अब ये लोग तर्क से बात को नहीं समझ पाए और अंग्रेजों का हम कह सकते हैं गुलामी करते रह गए। लेकिन इसका बेटा बेटी गया पढ़ने कहाँ विदेश, अब पढ़ क्या, कोई वकालत पढ़ के आया, है ना। अब पर उसी में क्या वो गांधी जी है, समझिएगा बात को, है ना। तो क्या हुआ कि ये विदेश पढ़ने गए और विदेश से पढ़ने के बाद अपने वतन भारत लौटे। हमारे पूरे बात को समझिएगा, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है बात को, है ना। तो विदेश से अब वो जब अपने भारत लौटा तो भारत में देखा, बोले कि अरे वाह, ये मतलब पूरा गुलाम बना के रखे हुए है भाई। ये ब्रिटिश सब, ये गोरा सब जो है ये पूरा भारतीयों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। हम तो लॉजिकल, अब जो वकालत पढ़ा है तो वो इतना बात समझ रहा है कि हाँ गुलामी कैसे होता है, गुलामी का मतलब क्या होता है। अब वो देखा कि भाई हम भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा है, धार्मिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण हो रहा है ना। मतलब वो देखा कि भाई अपना लाठी और अपना ही भैंस है। अब सवाल ये है कि वो, अब ये लोग तो पढ़े लिखे लोग थे, कोर्ट कचहरी जब जाते थे तो वहां पर जाकर के देखे कि जज साहब कौन है, तो जज साहब ब्रिटिश है। अगर कोई ब्रिटिश व्यक्ति अगर जो है किसी केस में फंस गया तो उसके मामले की सुनवाई ब्रिटिश जज ही करेगा, उसके मामले की सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकते। अब ये चेलवा सब देखा तो बोला कि भाई तो घोर अनर्थ वाला बात हो गया। अब एक आदमी है तो स्वाभाविक सी बात है दंड तो ओकरा देगा नहीं, तो ये तो पूरा शोषण है भाई। उसके बाद में देखा ये महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखा, जमींदारी के बारे में देखा, आर्थिक शोषण देखा, धार्मिक परिवर्तन देखा। ये सब बोला कि ना ना गलत हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब ये सब सोचा कि भाई इस सब पर हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। अब ये लोग क्या सोचा, जो पढ़ा लिखा लोग हैं जो विदेश से पढ़ के अपने भारत में आया वो भारतीय ही था, तब उन लोगों ने सोचा कि अब इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ऐसा काहे कर रहा है, हमारा देश है, हमारा धरती, हमारा जमीन, हमारा मेहनत, टैक्स तुमको काहे दे।
अगर तुम जो गलती किए हो उस गलती का सजा के लिए तुम्हारा ही आदमी जज क्यों रहे? कोई इंडियंस अगर जज है तो वो फैसला सुनाए, काहे नहीं सुनाएगा भाई? अब इन लोग को लगा कि ना झोल तो है, तो अब इन लोग को लगा कि भाई अब हम लोगों को इस पर कुछ बोलना चाहिए, ताकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भले हमारे बाबा दादा पढ़े नहीं थे तो वो लोग गुलामी करते रह गए, लेकिन अब हम लोग को इस पर आवाज उठाना चाहिए। अब ये लोग संगठित होना चालू, जितना पढ़ल का लिखल का लोग था वो सब एक जगह संगठित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे, सब लोग इसी वर्ग के लोग थे, है ना। अब क्या हुआ कि सब लोग अब संगठित होना क्या किए, चालू कर दिए। अब संगठित होना चालू कर दिए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग संगठित होते इनके पीछे भी एक मकसद था। बिना लालच के कोनो काम नहीं होगा। यहाँ पर भी लालच था, यहाँ पर लालच ये था किसका, तो पद का लालच था। अब इन लोग को किसका लालच था, पद का। बोला कि देख भाई हम ही तो पढ़ा लिखल बारी, अगर अंग्रेज को यहाँ से भगा देंगे तो प्रधानमंत्री बने कौन, हम लोग, गृह मंत्री बने कौन, हम लोग, मुख्यमंत्री बने कौन, हम लोग। तो इसीलिए अंग्रेज को भगाओ और अपना पद अपने देश में पाओ। लालच था इन लोगों में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी इन लोगों के बीच में। इनके दिमाग में यह बैठ गया था कि अगर अंग्रेज को हम यहाँ से भगाते हैं तो आगे जब हमारा देश आजाद होगा तो इस आजाद देश के मालिक हम लोग ही होंगे। भारत में जब प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सब पद कौन लेगा, भाई हम लोग आजाद कर रहे हैं तो हम ही लोग ना लेंगे। तो इसीलिए अब लड़ा जाए। इसे बोला कि भाई देखो ये वकील ये केस मुकदमा वाला कहानी छोड़ो, सब लोग संगठित हो जाओ और इस ब्रिटिश को यहाँ से भगाओ। तो ये दूसर का बोला कि दोस्त फायदा क्या है भगाने से, अरे फायदा यह है कि अंग्रेज भाग जाएगा तो अपने भारत का मालिक कौन होगा, हम लोग होंगे। ऊंचा ऊंचा पद कौन लेगा, हम लोग लेंगे। तो ये कि भारत के आजाद होने में या आजाद कराने में उन लोगों की भूमिका है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके पास में थी। उन लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें फायदा होगा। अब ये लोग क्या किए कि अब लोगों को संगठित करना इन लोगों ने चालू कर दिया। अब गांव-गांव जा करके, अलग अलग शहरों में जा करके भारत में प्रचार प्रसार करना चालू किया, अरे भाइयों जगो उठो भागो, तुम्हारे साथ धार्मिक अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ सामाजिक शोषण हो रहा है, तुम्हारे साथ राजनीतिक शोषण हो रहा है, तुम्हारे साथ आर्थिक शोषण हो रहा है, और तुम बैठे हो मूर्ख कहीं का, धरती पर बोझ हो तुम। अगर तुम अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, बोलो, उठो, जाओ, लाठी उठाओ और भगाओ। अब लोग के दिमाग में यह बात डालना चालू किया, कौन, ई लोग, कौन, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय के बाल बच्चा जो पढ़ लिख के विदेश से आया था। अब गांव-गांव में जाकर यह बातें प्रचार प्रसार करना चालू किए। अब चालू किए तो जिस गांव के व्यक्ति के दिमाग में यह बात अगले 50 साल से बैठा हुआ है कि ब्रिटिश ही हमारा माई बाप है, अंग्रेज ही हमारे माई बाप है, और उसके बाद में कोई व्यक्ति आकर कह रहा है कि तुमको गुलाम बना कर रखा है, इसको भगाओ, तुम जगो, लाठी उठाओ और इसको मारो, तो ओकरा दिमाग में भय हो जाता था कि ना ज्यादा पढ़ लिया है, पगला गया बुझा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब उसके दिमाग में आप देखिए ना, आज जाकर के देख लीजिए मोदी जी के बारे में क्या परसेप्शन है गांव में, मोदी जी के बारे में क्या परसेप्शन है गांव में। आज गांव के 80% लोग से अगर आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी में और राहुल गांधी में कौन ज्यादा अच्छा है, तो क्या कहेंगे, मोदी जी कहेंगे। लॉजिक नहीं है उनके पास में। अच्छा पूछिएगा काहे, प्रधानमंत्री मोदी जी ही अच्छा क्यों, राहुल गांधी अच्छा क्यों नहीं, या कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं, तो एगो सवाल का जवाब दें कि भाई जब दूसरा प्रधानमंत्री था तो हम लोग को चावल दाल नहीं मिलता था, आज कम से कम मिल रहा है ना, यही जवाब आएगा। इसके अलावा कोई लॉजिक है उनके पास में नहीं। दूसरा कोई प्रधानमंत्री था तो हमको किसान पेंशन योजना वाला पैसा नहीं मिलता था, साल में कितना मिलता था, 2000, हाँ, लेकिन भैया 6000 में मिलता है वो, शायद 6000, हाँ, लेकिन अब तो हमको मिल रहा है, तो कम से कम इतना मिल रहा है ना, फ्री में राशन मिल रहा है ना, पेंशन हमको मिल रहा है ना, तो फिर हमारे लिए अच्छे प्रधानमंत्री कौन, मोदी जी। अब बताइए जिस आदमी ध्यान दीजिएगा, जिस आदमी के दिमाग में, जिस व्यक्ति के दिमाग में पिछला 20 साल से यह बात बैठा हुआ कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री,
उसको आप 2 मिनट में उसका परसेप्शन आप चेंज कर सकते हैं कि ना आपकी बार मोदी जी को वोट नहीं दो, राहुल गांधी को दो? बहुत मुश्किल है। तो जितना मुश्किल मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है अभी के डेट में, उतना ही मुश्किल था इन अंग्रेजों के प्रति नकारात्मक बातें भारतीयों के दिमाग में डालना। मतलब हम एक एग्जाम्पल दिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल दिए। मतलब आज जो बना हुआ है परसेप्शन लोगों के दिमाग में, तो जितना क्लिष्ट और कठिन आपके लिए ये चीज़ें हैं ना कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब प्रधानमंत्री, अच्छे नहीं हैं, लोग झुक जाएगा आपके ऊपर। देखिए उतना ही कठिन था इन लोगों के लिए यह काज कि हर भारतीयों के दिमाग में यह बातें डालना कि भैया तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम उठो, जागो और उस सबको लाठी से मारो और भगाओ, और तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा वतन है, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा जमीन है, उसको टैक्स क्यों देना? यह बातें लोगों को घर घर जाकर ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने समझाया। अब समझाने के बाद में ये वो बात अगर कोई आदमी 75 बार आपको आकर बोलेगा तो मन तो चेंज होगा, समझ रहे ना? तो धीरे धीरे समय लगा, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठना चालू हो कि ये बात ठीक है कह रहा है कि घर हमारा, जमीन हमारा, देश हमारा, वतन हमारा, कमाएंगे हम, खटेंगे हम, और टैक्स कौन लेगा? वो। तो लोगों को यह बातें दिमाग में डाला गया। अब दिमाग में डाला गया तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में यह बातें क्या हो गया? सेट हो गया, और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। कौन, किसके द्वारा? ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर। अब राष्ट्रवाद की भावना का मतलब क्या? राष्ट्र के प्रति प्रेम। उन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा कि भैया तुम अपने देश से प्यार करते हो, तो हाँ, तो तुम्हारे देश पर कोई और आकर कब्जा किया है, कह रहा है तुम प्यार करते हैं, उसको भगा रहा है, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? समझ में? इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया कि तुम अपने देश के प्रति कुछ भी कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हैं। जब कर सकते हो तब दूसरा लोग आकर के तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, तुम अपने घर का रक्षा कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। क्या है कि हमारा घर है, आ तोरे घर में दूसरा कोई आकर के बैठा हुआ है, तो मार के नहीं भगाएगा? कहाँ भगाएंगे? बस सेम हुए। समझ में? ऐसे देहाती में समझाया गया लोग। तो लोगों के दिमाग में अब जो है राष्ट्रवाद के प्रति धारणा जागृत होना चालू हो गया। मेहनत लगा, लेकिन अब धारणा चालू हो गया। अब लोगों ने यह बात सोचना चालू कर दिया कि भैया अब तब भगा के रहें, क्योंकि बात जो नहीं फलानवा कह रहा है, पढ़ा लिखल आदमी है, जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, क्योंकि विदेश से पढ़ के आया, मजाक थोड़े। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद में क्या हुआ कि अब जो है लोगों के दिमाग में बात सेट हो गया कि हाँ भाई, हमने ऊपर सही में अत्याचार ऐसा हो रहा है, तो अब हमें इस पर बोलना चाहिए और हमें इस पर आवाज उठाना चाहिए। ये हो गया एक दूसरा कहानी। अब एक तीसरा कहानी और सुनिए। मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं? हम केवल आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या थे। समझ में आ रहा है बात? लिखिएगा कुछ हो नहीं, खाली समझिए। राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण, ये सब कारण था, ये सब कारण था। अब लोग आकर के आपको यह बात कह रहा हो कि भैया तुम्हारे घर में अत्याचार हो रहा है, दूसरा पार्टी आकर तुम्हारा जमीन हड़प लिया है, तुम कुछ बोल नहीं रहा, कैसा खून है तुम्हारा देह में भाई? वो जवानी जवानी क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, और तुम कहता है कि हम युवा है, तुम कहता है कि हम भारतीय है, तुम कहता है कि हम इंडियंस है, और तुम्हारे घर में आकर के कोई कब्जा लिया है और तुम उसको खाने दे रहा है, और उसमें भी तुम चावल अपने उपजा रहा कर, हुजूर ले लीजिए, इतना उपजाए थे इतना आप ले लीजिए, है ना? तो अब लोगों के दिमाग में यह बातें बैठ गया। एक और तीसरा स्टेप हमारे सामने क्या आया? हमारे सामने एक तीसरा स्टेप यह आया कि जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, इनके मन में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि भाई छुपा हुआ लालच। छुपा हुआ लालच, छुपा हुआ लालच का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप वह काम इसलिए कर रहे हैं कि काम कर देंगे तो हमारा फायदा होगा। तो के दिमाग में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी कि अगर हम इन भारतीयों को भड़काएंगे, अगर हम कहेंगे, संगठित करेंगे, एकजुट करेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से भगाएंगे तो भारत स्वतंत्र होगा, और उसमें जितना राजनीतिक पद होगा जो उस सब पद पर हम लोग विराजमान होंगे। मतलब हम लोग का एकदम बल्ले बल्ले रहेगा, चंगा रहेगा एकदम।
तो इसलिए ये लोग मेहनत करना चालू कर दिया। ये लोग फ्री में मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत करने के पीछे क्या था, पद का लालच, है ना। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हम लोगों ने बात कर दिया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, एक और स्टेप हमारे सामने आता है कि राष्ट्रवाद को जगाने के लिए अंग्रेजों की नीतियां कौन कौन थी। अब देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रवाद को जगाने के लिए किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी नीतियों का इस्तेमाल कर भारतीयों को दमन और शोषण किया था। इससे आप पूर्व से परिचित हैं, तो आपको अब इस बात को समझाने का कोई मतलब नहीं है कि भैया ये लोग काहे उकसा रहा है, उन लोग को आराम से जीने खाने देता नहीं, काहे कि इहो लोग तो पहले से त्रस्त है बेचारा, टैक्स देते देते परेशान है। अब टैक्स देते देते परेशान है तो ये लोग सोचा कि चलो जय न तो छाए, या तो दुनिया से जयबे करेंगे ना तो स्वतंत्र रूप से जिएंगे। एकरा मतलब कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं उस पर हमें काम करना चाहिए, उस पर हमें काम करना चाहिए। चूंकि एक बात और था, एक बात और इन लोगों के दिमाग में, इन भारतीयों के दिमाग में एक बात और ही बैठ गया था कि 1857 की क्रांति हुआ था तो ये वो मंगल पांडे नाम का व्यक्ति, मतलब उसके कारण जो है कितने सैनिकों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। तो उतना छोटा क्रांति से जब उसके नाक में दम हो सकता है तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसका बहिष्कार कहें कि भागो भागो भागो, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल जाए। सहानुभूति था इन लोग के अंदर में, था यह मन में कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं और हम लोग का यह समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है ना। ये सब कारण थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, तो इन कारणों को आप बता सकते हैं कि भाई आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण। अब यह बल कैसे मिला लोगों को कि हमें राष्ट्रवाद हमारे अपने देश में पनपना चाहिए, ताकि बल अब जो है देने वाला व्यक्ति कौन था, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय लोग। देखते हैं गांव घर में जहां पर 10 वो घर में कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं हो और वो में एगो पढ़ा लिखल आदमी अगर बाहर वाला चला जाता है तो बाकी 10 घर ओकरा बड़ा इज्जत करता है, और जो भाई बात बोलेगा तो 10 वो घर के लोग उसके बात को सुने कि ये भाई पढ़ा लिखल आदमी जो बोला है वो सही है बोला है, गलत तो नहीं है बोला है, क्या कि पढ़ा लिखल है, मजाक थोड़े है ना। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर बात बोलेगा तो ओकरा बात पर कोनो जल्दी विश्वास नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए ना कि आपके गांव में कोई लड़का गया कमाने दिल्ली बटन फैक्ट्री में, बटन फैक्ट्री में आपके गांव का कोई बच्चा गया कमाने और वो कमा करके 2 महीना आया और उसके बाद में किसी दूसरा बच्चा को कह रहा है कि अरे चाची तुम्हारा बेटा बेरोजगार है, तो हाँ तो हम इसका नौकरी लगवा देंगे 50,000 पर मंथ। तो वो जो चाची है ओकरा बात पर विश्वास नहीं करेगी, ओकरा बात पर विश्वास इसलिए नहीं करेगी क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो जान नहीं कि भल तो 2 महीना पहले गया था, एक होलिया देख के तो नहीं लग रहा है कि 50,000 का महीना हमारा बेटा कमवा सकता है, खुदे 8,000 पर खट के आया है, समझ में रहा। लेकिन आपके गांव का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति 25 सालों से दिल्ली में रह रहा है और पढ़ा लिखा सरकारी इंजीनियर है वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट, अगर वो व्यक्ति आकर कह रहा है कि चाची आपका बेटा बेरोजगार है तो इसको हमारे साथ भेजिए, हम इसको काम लगवा दें, चाची को भरोसा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, चाची को भरोसा हो जाएगा। क्यों भरोसा हो जाएगा भाई? इसलिए भरोसा हो जाएगा क्योंकि पढ़ा लिखल आदमी बात कह रहा है, रेलवे में नौकरी करते हैं, अच्छा पढ़े लिखे, 25 साल से वहाँ रह रहे, तो ऐसे तो नहीं कह रहे। और चाची स्वतंत्रता के साथ में अपने बेटा को उस व्यक्ति के साथ भेज सकती है, कंडीशन ही था। पहले क्या था कि हमारे पास में कोई उसको समझाने वाला व्यक्ति हमारे पास में नहीं था कि कैसे तुम गुलाम हो, कैसे तुमको ब्रिटिश गुलाम बना कर रखा है, कैसे तुम अपने ही जमीन पर खुद का कर्जदार बनते जा रहे हैं। लेकिन अब समझाने वाला व्यक्ति आ गया, कौन? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। तो राष्ट्रवाद का उदय होना तो तय था मेरे भाई, अब राष्ट्रवाद का उदय होना तय था ना भाई। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय का तय होना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों के दिमाग में बात सेट हो गया कि मामला एकदम फिट है, मतलब हमको मजबूत होना पड़ेगा, अब हमको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा इस अंग्रेज को अपने देश अपने वतन से भगाने के लिए, क्योंकि हो गया, बहुत हो गया भाई, अब ओवर हो रहा है। अब जब किसी चीज़ से आप अगर उब जाते हैं तो क्या करते हैं? उसके लिए
जहाँ तक जाना हो वहाँ तक चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बीवी से उब गया है कि हाँ बहुत झगड़ा करती है ही, अब क्या करता है कि तलाक तक बात पहुँच जाता है। अब बताइए, जो व्यक्ति अग्नि के सामने में 7 फेरा ले करके और अक्षत छींटते हुए अग्नि को साक्षी मानते हुए कहा है कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, अगला 5 साल में सिलेंडर बोल दिया बेचारा, एक मतलब बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब उसका बात तलाक तक जाने के पीछे कारण क्या है? वो व्यक्ति अब परेशान हो गया है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ना अब 1 मिनट नहीं। समझ रहे हैं ना? अब ये कंडीशन सेम किसके साथ में था? हम भारतीयों के साथ में था। अंग्रेज इतना शोषण कर दिया था, इतना शोषण कर दिया था कि अब इस भारतीयों को लगने लगा था कि भाई अब रहने दो, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे वो पति पत्नी वाला कहानी है, वैसे ही सेम यहाँ कंडीशन। और उसी में एक वकील साहब, पढ़े लिखे लोगों का एंट्री होता है, 2 बीवी और हस्बैंड के बीच में पढ़ा लिखा लोग, कौन? वकील साहब आते हैं, बोलते हैं कि तलाक देना है, बैठिए पहले नियम कानून सुन लीजिए। और नियम कानून समझाते हैं कि आपको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तलाक देना है तो हाँ, तो नियम फलाना ये है, चिलाना ये है। कितना पैसा कमाते हैं? 50,000। आप तलाक देना चाहते हैं कि आपकी बीवी? तो नहीं, हम देना चाहते हैं। तो ध्यान रखो, तलाक दे भी देगा तो 50,000 में 25,000 ओकरे। तलाक देने के बाद में आदमी को समझाता वकील साहब कि देखो भाई, तलाक देगा तो बीवी तो जैबे करेगी, 25,000 नहीं हो जाएगी हर महीने, इसीलिए सोच लो एक बार और देना है कि नहीं देना है। अब कंडीशन यहीं पर था। यहाँ पर कंडीशन पढ़े लिखे लोगों की एंट्री का मतलब क्या हुआ? इन ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों का एंट्री हुआ और उसके बाद में लोगों को समझाना चालू किया। अब लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो गया है कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हमें कोई ना कोई रास्ता को अपनाना पड़ेगा। बात समझ में है? अब हमको समझना पड़ेगा राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये तो खाली हम समझाए हैं आपको, अब औपचारिक रूप से कारण समझिए, रीजन क्या था। अब इतना दिमाग में आपके बैठ गया होगा कि भाई हम भारतीयों को राष्ट्रवाद की बात दिमाग में क्यों आया। 3-4 कहानी: आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण और इस तरह का अत्याचार और विभिन्न तरह के टैक्सेज। और यह बात हमारे दिमाग में बैठाया कौन? कि भाई एकजुट होना जरूरी है, ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। और हमारे मन में यह गट्स आया क्यों, कैसे आया कि हम इन अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं? तो 1857 की क्रांति। जब तक इतिहास को लॉजिकल नहीं समझिएगा, कुछ नहीं होगा जीवन में। पूरा बात को समझना पड़ेगा, तो रटते रह जाएगा। हम आपको हमेशा कहते हैं। अब जो है औपचारिक कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या है। तो 10 वो कारण आपको समझना पड़ेगा और 10 कारण पर विचार करना पड़ेगा।